जब भी किसी ने हथियार उठाए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर रही है, कोई ऐसे मुजरिम नहीं बन जाता। अगर हम बरसगीर पाको हिंद के बड़े डाकुओं की तारीख को देखें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने ऐसे ही हथियार नहीं उठाए थे, बल्कि उन पर तरह तरह के जुल्म किए गए तो उन्होंने उन मुजालिम के खिलाफ हथियार उठा लिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाकुओं के शहंशाह मान सिंह के बारे में कि मान सिंह कौन था और वो डाकू कैसे बना। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह 4 रियासतों की पुलिस, जिसकी तादाद 70,000 बनती थी, वो 15 साल तक डाकू मान सिंह के पीछे लगी रही, लेकिन मान सिंह को पकड़ ना सकी। और वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एक मुहज़्ज़ब आदमी डाकू बन गया, और जिनकी वजह से मान सिंह डाकू बना था तो उनका अंजाम क्या हुआ। और मान सिंह को पकड़ने के लिए इंडियन पुलिस को इंडियन आर्मी की गोरखा बटालियन का साथ क्यों लेना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मान सिंह की मौत कैसे हुई और क्या उसकी लाश को उसके वर्सा के हवाले किया गया या नहीं। अगर आप इन सब के बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमैन। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। मध्य प्रदेश के शहर भिंड की एक मशहूर कहानी है। तारीख में है कि वहाँ एक बार शदीद खुश्क साली हुई और उसके एक गांव रामपुर में सारी फसलें खड़ी खड़ी खुश्क हो गईं। अचानक एक दिन 8 बैल गाड़ियां गांव के चौराहे पर आकर रुकीं, जिन पर गंदम लदी हुई थी। ड्राइवर ने सिर्फ गांव वालों को ये पैगाम दिया कि ये गंदम मान सिंह की तरफ से है। केंट एंडरसन अपनी किताब टेल ऑफ मान सिंह, किंग ऑफ इंडियन डकैत में लिखते हैं कि उस वक्त हुकूमत हिंद ने मान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 15,000 रुपए का इनाम रखा था। उस वक्त मान सिंह पर तकरीबन 200 कत्ल और लातादाद डकैतियों के इल्जाम थे, लेकिन उस वक्त फिर भी मान सिंह को पकड़ा ना गया, क्योंकि मान सिंह को पकड़ने के लिए कोई आगे ही नहीं जाता था। जब यह खबर पुलिस के पास पहुंची कि मान सिंह ने 8 बैल गाड़ियों पर गंदम लदकर रामपुर में भेजी है, तो पुलिस ने बैलगाड़ियों के मालिक से अच्छी तरह पूछगिछ की तो उसने सिर्फ इतना बताया कि उसके पास एक आदमी 1 हफ्ता पहले आया था। उसने सिर्फ ये कहा था कि 40 मील दूर जहाँ से एक स्टेशन है तुम वहाँ पर पहुँच जाना, वहाँ पर एक ट्रेन के डब्बे में आपको गंदम मिलेगी। आपने उस गंदम को रामपुर तक ले जाना है। इस काम के मुआवजे के लिए उसे 20 रुपए फी बैलगाड़ी के हिसाब से 160 रुपए दिए गए थे। केंट एंडरसन लिखते हैं कि वो शख्स जो ड्राइवर से मिला था उसने ड्राइवर के कान में सरगोशी करके मान सिंह का नाम लिया था और ये भी कहा था कि ये काम आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर करना है। अगर आपने ये काम 1 हफ्ते में ना किया तो अगले हफ्ते के पहले दिन का सूरज वो नहीं देख सकेगा। इसलिए उस ड्राइवर ने वो काम सिर्फ 6 दिनों में कर दिया। टाइम मैगजीन ने अपने 5 सितंबर 1955 के शुमारे में इंडियन डेड मैन के नाम से एक उन्वान के मजमून में लिखा है कि दिल्ली के जनूब में 4 रियासतों तक मान सिंह की तरह कोई भी शख्स काबिल एहतराम और इज्जतदार नहीं था। जब उसने अपने पोते की शादी की तो उस शादी में हिंदुस्तान के बड़े बड़े नवाब और जमींदारों ने शिरकत की थी। 1952 में हुकूमत की तरफ से बनाई गई मुरीना क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मान सिंह में जाती तौर पर कोई खामी नहीं थी, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बावजूद पुलिस फाइलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें दर्ज था कि मान सिंह ने 27 सालों में सैकड़ों कत्ल और हजारों डकैतियां की थी। टाइम मैगजीन ने अपने मजमून में लिखा है कि ये एक अजीब बात थी कि मान सिंह के एहतराम के अलावा आम लोगों में खौफ भी था। वो रॉबिन हुड की तरह मुहज़्ज़ब आदमी थे, लेकिन उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों ने उन्हें बागी बना दिया था। मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि 4 रियासतों के 1700 पुलिस वालों ने 8000 मुरब्बा मील तक तकरीबन 15 साल तक मान सिंह का पीछा किया और कहा जाता है कि उनके साथ 80 पुलिस मुकाबले भी हुए, जिनमें पुलिस वालों को नाकामी का सामना करना पड़ा। और कहा जाता है कि उस वक्त पुलिस वालों ने मान सिंह को पकड़ने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की खतीर रकम भी खर्च की, जो वो इस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी मान सिंह पुलिस के हाथ न आया।
मोरीना क्राइम इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लोग मान सिंह के बारे में कहानियां सुनाते हैं कि किस तरह उसने अपने पीछा करने वाले मुखबिरों और पुलिस वालों को मार डाला। मान सिंह ने सिर्फ उन लोगों को अगवा किया जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था और स्कूल की इमारत तमीर करवाने के लिए मान सिंह ने वहां के जिम्मेदारों से भत्ता भी लिया। केंट एंडरसन लिखते हैं कि मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो शराब नहीं पीते थे, वो सब्जीखोर आदमी था और सख्त मजहबी आदमी था। वो सुबह सवेरे फजर के वक्त उठकर दरिया में नहाता था और नहाने के बाद काली के मंदिर में जाकर पूजा करता था और उसने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए थे। मान सिंह ने कई मंदिरों में पीतल की घंटियां भी लगवाई थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। मान सिंह ने विश्वनाथ मंदिर में मुनकिद होने वाली मजहबी तकरीबात में भी शिरकत की थी। जब पुलिस वालों को मुखबर खबर देते थे कि विश्वनाथ मंदिर में मान सिंह शिरकत करने वाला है तो पुलिस मंदिर को चारों तरफ से घेर लेती थी, लेकिन मान सिंह भेष बदलकर फिर भी उस तकरीब में शिरकत कर लेता था। मान सिंह आगरा के करीब राठौर खेड़ा गांव में 1890 में पैदा हुआ। उसके बाप का नाम बिहारी सिंह था। वो गांव का सरबराह था और वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था। बिहारी सिंह अपने दो बेटों नवाब सिंह और मान सिंह के साथ रहा करता था। बिहारी सिंह ने अपने बेटे मान सिंह की शादी बहुत ही छोटी उम्र में एक निहायत ही हसीन और जमील लड़की के साथ कर दी। उनके 4 बेटे और एक बेटी थी। बेटों के नाम जसवंत सिंह, सूबेदार सिंह, तहसीलदार सिंह और धूमन सिंह था, जबकि उन्होंने अपनी बेटी का नाम रानी रखा। जब मान सिंह की उम्र सिर्फ 24 साल थी तो तब वो अपने गांव के सरबराह और आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रुकन मुंतखब हुए। मान सिंह का जिस्म लंबा और चौड़ा था। वो मिलनसार तबीयत के मालिक थे और उन्होंने अपनी जवानी से ही दाढ़ी रख ली थी। इस सब ने उसे मशहूर कर दिया था। मान सिंह के बाप बिहारी सिंह का तल्फी राम नामी एक शख्स के साथ जमीन के एक छोटे से टुकड़े की वजह से झगड़ा हो गया। तब मान सिंह का बड़ा भाई नवाब सिंह अपने खानदान वालों को छोड़कर जंगल में रहा करता था। फिर अचानक उसके गांव में डकैती हुई। डाकुओं ने गांव में कर्जा देने वाले शख्स के घर पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। केंट एंडरसन अपनी किताब में लिखते हैं कि तल्फी राम ने पुलिस में जाकर एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने पुलिस वालों को बताया कि मान सिंह का बड़ा भाई नवाब सिंह इस डकैती में शामिल था और इस डकैती में बिहारी सिंह ने अपने बेटे नवाब सिंह को पनाह दी और उसने ये डकैती इस वजह से की कि वो तल्फी राम का एक दोस्त था। तल्फी राम ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि नवाब सिंह के भाई मान सिंह को इस चोरी का इल्म था और उसने भी अपने भाई की इस डकैती में मदद की। बिहारी सिंह ने इस सब वाक़ये को अपने खानदान की तौहीन के तौर पर लिया। उसने और उसके बेटे मान सिंह ने तल्फी राम को सबक सिखाने का सोच लिया। मान सिंह अपने 4 बेटों को लेकर अपने भाई नवाब सिंह के पास जंगल में पहुंच गया। एक रात मान सिंह को मुखबरों ने खबर दी कि तल्फी राम अपने घर पर मौजूद है। मान सिंह ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर तल्फी राम के घर पर हमला कर दिया। उस हमले में तल्फी राम तो बच गया, लेकिन मान सिंह ने तल्फी राम के काफी साथियों को कत्ल कर डाला। पुलिस ने मान सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मान सिंह का बड़ा भाई नवाब सिंह, बड़ा बेटा जसवंत सिंह और भतीजा दर्शन सिंह मौके से फरार हो गए। एक दिन जब नवाब सिंह जसवंत सिंह और दर्शन सिंह के साथ अपने वालिद के घर पर ठहरा हुआ था तो तल्फी राम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। केंट एंडरसन लिखते हैं कि तल्फी राम ने उस रात बड़ी चालाकी के साथ पुलिस से मदद ली थी। जब पुलिस ने हथियारों के साथ जाए वक़ूआ पर पहुंची तो उसी वक्त तल्फी राम वहां से भाग गया, लेकिन नवाब सिंह के 2 साथियों ने बेवकूफ़ी के साथ पुलिस पर गोलियां चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उस कार्रवाई के दौरान जसवंत सिंह मारा गया। इस सब को देखकर नवाब सिंह और दर्शन सिंह ने हथियार डाल लिए तो पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और नवाब सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई। दूसरी तरफ मान सिंह, जो पहले से ही जेल की सजा काट रहा था, इंतकाम की आग में जल रहा था। उनके हुस्न सलूक को देखकर हुकूमत ने उनको 1938 में आज़ाद कर दिया। 4 जुलाई 1940 को मान सिंह ने अपने 3 जिंदा बच जाने वाले बेटों और वफादार साथी रूपा के साथ मिलकर
अपने दुश्मनों तल्फी राम और खीम सिंह के घरों पर हमला कर लिया। इन हमलों में मान सिंह ने तल्फी राम के तमाम घर वालों को मार डाला, लेकिन 2 खवातीन को जिंदा छोड़ दिया। वस्ती इंडिया के इलाकों में वो डाकू शहनशाह के नाम से जाना जाने लगा। उसकी गैंग में उसके 3 बेटे सूबेदार सिंह, तहसीलदार सिंह और धूमन सिंह के अलावा चरना, लखन सिंह, अमृतलाल और उसकी दूर की रिश्तेदार रूपा शामिल थे। मुकामी लोग मान सिंह के बारे में कहा करते थे कि वो गरीबों और महरूमों को तंग नहीं किया करता था। उसका निशाना सिर्फ ताजर, जमींदार और साहूकार हुआ करते थे। जैसे ही नवाब सिंह जेल से रिहा हुआ तो वो अपने गांव गया, बंदूक उठाई और तल्फी राम के खानदान से 2 बच जाने वाले रिश्तेदारों को गोली मार डाली। इसके बाद उसकी मुलाकात अपने भाई मान सिंह के साथ पहाड़ों में हुई। जब चंबल के इलाके में मान सिंह का गलबा बढ़ा तो हुकूमत ने मान सिंह को पकड़ने के लिए फौज को बुला लिया। हालात जहां तक पहुंच गए कि इलाके के छोटे डाकुओं ने मान सिंह को अपना लीडर तस्लीम करना शुरू कर दिया और अपनी आमदनी का तकरीबन 10 से 25% मान सिंह को बतौर तोहफे देना शुरू कर दिए। इस सब से न सिर्फ मान सिंह की दौलत में इजाफा हुआ बल्कि उसका गलबा भी बढ़ गया। 1951 में पुलिस को एक मुखबिर ने इतला दी कि मान सिंह का एक बहुत ही करीबी साथी चरना अपनी बीवी से मिलने गांव आने वाला है, तो पुलिस ने चरना को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। अपनी बीवी से मुलाकात करने के लिए चरना अपने चंद साथियों के साथ गांव में दाखिल हुआ, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि पुलिस ने गांव को घेरे में लिया हुआ है। इन सब से बेखबर चरना अपने घर में दाखिल हुआ तो 60 पुलिस वालों ने उसके घर को घेरे में ले लिया। जब चरना और उसके साथियों को पता चला कि पुलिस ने घर को घेरे में ले लिया है तो उसके साथियों ने घर की बुलाई मंजिल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और डाकुओं के दरमियान तकरीबन 24 घंटे तक फायरिंग होती रही, लेकिन पुलिस से हालात काबू न हुए तो उन्होंने अपनी मदद के लिए 400 फौजियों को बुला लिया। केथ एंडरसन लिखते हैं कि 460 पुलिस एहलकारों ने अगले 3 दिन तक 15 डाकुओं को घेरे में लिए रखा और फौज की गोरखा बटालियन को भी उनकी मदद के लिए बुला लिया गया। डाकुओं के घर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 तोपों से गोले भी फायर किए गए, जिनसे पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। जैसे ही इमारत गिरी तो पुलिस एहलकार चीखते हुए अंदर दाखिल हुए, लेकिन पुलिस एहलकारों को 15 डाकुओं की लाशें तो मिली, लेकिन चरना वहां से फरार हो गया था। लेकिन अगले 2 साल बाद एक बार फिर चरना का मुकाबला पुलिस के साथ हुआ, लेकिन उस पुलिस मुकाबले में चरना की किस्मत ने साथ ना दिया और चरना अपने 9 साथियों के साथ फायरिंग के मुकाबले में मारा गया। चरना न सिर्फ मान सिंह का एक बहादुर और करीबी साथी था, बल्कि वो मान सिंह का मंसूबा साज भी था। चरना की महारत इसमें थी कि वो जानता था कि कब और कहां हमला करना है और किस जगह पर हमला नहीं करना। चरना की मौत के बाद मान सिंह को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केथ एंडरसन लिखते हैं कि मान सिंह ने अपनी बेटी रानी की शादी अपने ही एक गैंग के रुकन के साथ करवा दी, जिसका नाम लखन सिंह था। लेकिन रानी अपने शोहर के साथ वफादार न रही और गैंग के एक दूसरे शख्स के साथ प्यार में मुब्तला हो गई और उसके साथ भाग गई। इस सब से मान सिंह को बहुत दुख पहुंचा। उसने अपनी बेटी के आशिक को गोली मार दी। इसके बाद मान सिंह के दामाद ने गैंग को छोड़ दिया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मान सिंह को आराम, सुकून और घर की जरूरत थी। उसने एक खत हुकूमत के नाम लिखा और कहा कि वो अपनी मर्जी से डाकू और कातिल नहीं बना, बल्कि हालात और मजबूरियों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। एक सच्चे इंडियन होने के नाते पर वो गोवा जाना चाहता है और उसे गैर मुल्कियों से आज़ाद कराना चाहता है और पुर्तगालियों को समंदर में फेंकना चाहता है। लेकिन हुकूमत ने मान सिंह के खत का कोई जवाब न दिया। इसने मान सिंह को मायूस कर दिया और उसकी और उसके साथियों की हौसला शिकनी की। एक एक करके उसके साथी या तो गिरफ्तार होने लगे या जख्मी या मारे जाने लगे और उसके साथ सिर्फ बाकी 18 डाकू रह गए थे। उन 18 डाकुओं में उसका बड़ा भाई नवाब सिंह, बेटा सूबेदार सिंह और रूपा शामिल थे। नवंबर 1954 में इंडिया के वजीर दाखिला नरसिम्हा राव दीक्षित ने कहा कि अगर मान सिंह को 1 साल के अंदर ना पकड़ा तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे।
इस मुहिम में मदद के लिए उसने गोरखा सिपाहियों की एक कंपनी भी तैयार कर ली। पुलिस वालों को धोखा देने के लिए उसने एक शख्स की आखिरी रस्मात का एहतमाम किया जिसकी शक्ल मान सिंह के साथ मिलती थी। इस सब के बाद ये खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई कि मान सिंह बीमारी की वजह से मर गया है और उसकी आखिरी रस्मात भी अदा कर दी गई हैं। कुछ दिनों बाद मान सिंह ने दोबारा डकैतियां शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस वालों को पता चला कि मान सिंह जिंदा है तो पुलिस वाले और खास तौर पर जो गोरखा कंपनी बनी थी वो मान सिंह के पीछे पड़ गए। जब मान सिंह को पता चला कि पुलिस मान सिंह के पीछे आ रही है तो मान सिंह भिंड गांव चला गया और वहां पर दरियाए कुमारी को अबूर करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त दरियाए कुमारी में सैलाब था तो वो दरिया को अबूर न कर सका। वहां से वो भागा और बीजापुर गांव में चला गया। मान सिंह के पीछे गोरखा पलटन जमादार भंवर सिंह की क़यादत में आगे बढ़ रही थी। दोनों के दरमियान हजारों गोलियां चली और उन गोलियों की बौछार में अब तक का सबसे बड़ा डाकू मान सिंह मारा गया। आखिरकार उसके बेटे सूबेदार सिंह ने अपने बाप मान सिंह के जिस्म को ढांपने की कोशिश की ताकि उसे मजीद गोलियां न लगें और इसी कोशिश में सूबेदार सिंह को गोली लगी और वो भी मारा गया। मान सिंह की साथी रूपा बड़े भाई नवाब सिंह को बचाने में कामयाब हो गई और वो वहां से भाग गए। वजीर दाखिला नरसिम्हा राव दीक्षित को अपने ओहदे से इस्तीफा न देना पड़ा। जैसे ही मान सिंह को मार दिया गया, वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को टेलीग्राम के जरिए फौरी इस बात की इतला दी गई कि मान सिंह अब मर चुका है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला संपूर्णानंद ने ऐलान किया कि किसी की मौत पर खुशी मनाना अच्छी बात नहीं, मान सिंह अब मर चुका है। मान सिंह ने जिन लोगों पर तशद्दुद किया था वो अब सुकून की सांस ले सकते हैं। मान सिंह और उसके बेटे की लाश को चारपाइयों से बांधकर भिंड लाया गया और चारपाइयां खड़ी रखी गई ताकि लोग उनको देख सकें। कहा जाता है कि तकरीबन 40,000 लोग मैयत को देखने के लिए वहां पहुंचे। कुछ लोग तजस्सुस की वजह से वहां पहुंचे क्योंकि उनको अभी भी यकीन नहीं था कि मान सिंह मारा गया है या नहीं। कुछ लोग मैयत को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग अपने आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद मान सिंह की लाश को आखिरी रसूमात के लिए ग्वालियर लाया गया। मान सिंह की बेवा और उसके बेटे तहसीलदार सिंह ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि आखिरी रसूमात के लिए लाश उनके हवाले कर दी जाए, लेकिन हुकूमत ने उनकी एक ना सुनी। इसके बाद KF रुस्तम जी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये मान सिंह की शख्सियत का जादू था कि गोजर होने के बावजूद उसने अपनी गैंग में एक बरहमन रूपा और ठाकर लखन को एक खास जगह दी। लेकिन जैसे जैसे मान सिंह की उम्र बढ़ी, 10 साल तक उसके साथ रहने वाले उसका साथ छोड़ गए। मान सिंह तो वफात पा गया, लेकिन मान सिंह के बाद डकैती का सिलसिला खत्म ना हुआ। ये थी मान सिंह की एक मुकम्मल दास्तान, जिसमें हमने देखा कि मान सिंह किस तरह डाकू बना और मान सिंह डकैती सिर्फ अमीरों और बड़े ताजरों के घर ही किया करता था। वो गरीबों और महरूमों को तंग नहीं किया करता था। और मान सिंह को पकड़ने और मारने के लिए पुलिस को किस तरह फौज से मदद लेना पड़ी। अगर आप इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्टोमेटिक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।